नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट धधक रहा है। ईरान अमेरिका जंग लड़ रहे हैं। तारीखें बदल गई, हुकूमतें बदल गई, लेकिन मिडिल ईस्ट का ये बारूदी आग शांत नहीं हुआ। दुनिया ने वार्निंग दी थी अमेरिका को कि मिडिल ईस्ट को छेड़ना खतरे से खाली नहीं है। ये वो ज्वालामुखी है जिसे सुलगाया गया तो ये पूरे मिडिल ईस्ट को खाक कर देगा। लेकिन अहंकार और वर्चस्व की इस आग में अंधा हो चुका अमेरिका ईरान पर हमले से बाज नहीं आया। अब इस पूरे इलाके में जो हो रहा है वो इतिहास के पन्ने में दर्ज होने वाला है। 9 दिन के इस जंग में हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन नुकसान इतना हो चुका है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। अमेरिका और इजराइल मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उनके नुकसान को ना दिखाया जाए, कम दिखाया जाए, या वो रिपोर्ट लीक ना हो। वो क्लियर आंकड़ा भी नहीं दे रहे हैं। जबकि ईरान के बहुत ज्यादा नुकसान होने की बात बार बार मीडिया में फैलाई जा रही है। तो क्या अमेरिका और इजराइल को नुकसान नहीं हुआ है? इसे लेकर कई तरह के दावे। अमेरिका ने प्लान बनाया कि ईरान को मिटा देंगे। ईरान ने कसम खाई कि अमेरिका के इस प्लान को मुंहतोड़ जवाब देंगे और मिडिल ईस्ट को जहन्नम बना देंगे। और मिसाइलों की गड़गड़ाहट और ड्रोन्स की चीखें बता रही है कि जंग उस मोड़ पर है जहां से यू टर्न नहीं है, वापसी नहीं है। दुबई जो सपनों का शहर हुआ करता, सपनों का देश हुआ करता था, वहां आज ग्रहण लगा हुआ है। सऊदी की प्यास पर संकट है और पूरी दुनिया की सांसें वर्ल्ड वॉर की आहट से थमी हुई है। क्या अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ईरान को चुनौती दे पाएगा, या सिर्फ ये एक ख्वाब है, या फिर तेहरान की वो जिद जिसमें वॉशिंगटन के सारे मंसूबे राख हो जाएंगे? अमेरिका ने जमीनी स्तर पर ईरान में सैनिक भेजने की प्लानिंग की है। तो क्या अमेरिकी हमला फेल हो गया, जिसे अमेरिका अब बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहता है? अमेरिका की प्लानिंग ये थी कि 24 घंटे के अंदर ताबड़तोड़ अटैक, पूरे तेहरान को हिला देंगे। हुआ भी ठीक ऐसे ही। अगले 24 घंटे यानी 48 घंटे के अंदर खामेनेई एंड लीडरशिप क्लियर, टर्मिनेटेड। ठीक वैसा ही हुआ। हमले के अगले दिन 1 मार्च को खामेनेई एंड लीडरशिप क्लियर, टर्मिनेटेड। उसके बाद अमेरिका की प्लानिंग यह थी कि अगले 24 घंटे में यानी कि 72 घंटे के अंदर ईरान में रिजीम खत्म और नई रिजीम स्टैंड कर जाएगी, जिसको अमेरिका सपोर्ट करेगा और वहां के लोग इसकी सपोर्ट में आ जाएंगे। लेकिन 48 घंटे के बाद वो हुआ जो अमेरिका ने नहीं सोचा। रिजीम चेंज नहीं हो पाया। आईआरजीसी ने कमांड अपने अंडर ले लिया और अमेरिकी सैनिकों को पीटने पर उतर आया। और हर तरफ, हर जगह अमेरिकी सैनिक और इजरायली सैनिक टारगेट पर आ गए। यानी पहले के 48 घंटे प्लानिंग बिल्कुल अमेरिका इजराइल के हिसाब से चल रही थी, कामयाब भी हो रही थी। लेकिन उसके बाद से 8 दिन, यानी जंग को 10 दिन हो चुके हैं, 8 दिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए सेटबैक है। आज की स्थिति में आपको बताता हूं, अमेरिका के अंदर, खास करके व्हाइट हाउस के अंदर बहुत ज्यादा पैनिक है। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी साख को बचाने के लिए, अमेरिका अपनी ताकत को दिखाने के लिए न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि उसने मिनटमैन 3 टेस्ट किया है। तो कितनी मार पड़ी है अमेरिकी सैनिकों को? इजराइल के लिए सेटबैक क्या है? तेहरान कैसे पावरफुल दिख रहा है? अमेरिका कैसे दलदल में फंसा हुआ है? कैसे वो बूट्स ऑन ग्राउंड करना चाहता है? सब कुछ आपको बताएंगे। जिस जंग को अमेरिका 48 घंटे में खत्म कर देने की चाहत रखता था, तेहरान उस चाहत की गुरूर को मिटा चुका है। अमेरिका के घमंड को चकनाचूर कर चुका है और 9-10 दिन तक लगातार जंग में डटा हुआ है। तेहरान आज की तारीख में 12 देशों से अकेले मुकाबला कर रहा है।
लगातार मिडिल ईस्ट में तबाही है। और अब जब अमेरिकी सैनिकों के पांव उखड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के साख पर सवाल उठाए जा रहे हैं, अमेरिका की ताकत को क्वेश्चन किया जा रहा है। एक नंबर 1 सेना और एक 16वें नंबर की सेना, और मुकाबला बिल्कुल बराबरी का। तो अमेरिकी सेना अब इन्वेजन की तैयारी कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप तेहरान में सैनिक भेजने का प्लान कर रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के जॉइंट ऑपरेशन में खामेनेई समेत कई नेता मारे गए। अमेरिका ने सोचा गेम ओवर, मजा आ गया। लेकिन यही मजा अमेरिका और इजराइल के लिए सजा बनने को तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने तो हमला किया और लड़ाई इजराइल के हवाले कर दी। और जो सोचा था कि 48 घंटे के अंदर जंग खत्म होने वाली है और तेहरान में रिजीम चेंज हो जाएगी क्योंकि हमने खामनेई और लीडरशिप को खत्म कर दिया है, लेकिन तेहरान में आईआरजीसी ने अमेरिका से बदले की कसम खाई और कहा कि अब कोई चारा नहीं है कि अमेरिका से बातचीत की जाए। तो खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत सीक्रेट मीटिंग की है और वो उन ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं जिसमें ईरान में सैनिक उतारने का विकल्प भी शामिल है। पहले ट्रंप का बयान सुनते हैं, लेटेस्ट धमकी क्या दी है, उसके बाद आगे की कहानी। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. डोनाल्ड ट्रंप प्लान ये कर रहे हैं कि अमेरिका किसी भी तरह से रिजीम चेंज कराने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करें और ग्राउंड ऑपरेशन में ईरानी सैन्य ठिकाने और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया जाए। ट्रंप की एक बहुत प्राइवेट मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में कई अधिकारी मौजूद थे जो बहुत कोर टीम के मेंबर हैं। प्लानिंग बनी कि अमेरिका अब जमीनी स्तर पर तेहरान में सैनिक उतारेगा और तब जाकर तेहरान में रिजीम चेंज पॉसिबल है, क्योंकि रक्षा जानकार मानते हैं कि इस तरह के हमलों से तेहरान में कोई रिजीम चेंज नहीं होने वाला और तेहरान में कोई सत्ता परिवर्तन नहीं आने वाला। इस मीटिंग में जो अमेरिकी प्रेसिडेंट ले रहे हैं, इस मीटिंग में पेंटागन, सीआईए और डोनाल्ड ट्रंप के कई विश्वस्त जो नेता हैं वो मौजूद थे। अब हुआ क्या, इसमें ट्रंप ने प्राइवेट मीटिंग ली है। इस मीटिंग में पेंटागन, सीआईए के अधिकारी भी मौजूद रहे। ईरान में हमले की रणनीति पर चर्चा हुई। यह भी विकल्प तलाशा गया कि अगर बूट्स ऑन ग्राउंड किया जाए तो क्या होगा। नुकसान का आकलन भी लिया गया और कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस मीटिंग में बहुत पैनिक में थे, घबराए हुए थे कि क्या करें। जंग को 10 दिन हो गए लेकिन कुछ आउटकम नहीं दिख रहा है इतने अटैक के बावजूद। तो किसी ने कहा कि बूट्स ऑन ग्राउंड कर सकते हैं। तो तेहरान में रिजीम चेंज करना अमेरिका का मकसद है, लेकिन अमेरिका जानता है ये लोहे के चने चबाने जैसा है जिसे चबाया नहीं जा सकता। इनफैक्ट ईरान और आईआरजीसी मिडिल ईस्ट के कई देशों में तबाही मचा रहे हैं और अमेरिका का स्ट्राइक भी कोई खास ठीक ठाक नहीं है। अमेरिका कई जगहों से सैनिक तो भेज रहा है, लेकिन बाद में इतनी मार पड़ रही है कि अमेरिका को वहां से बैकअप भी करना पड़ रहा है। अब चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि अमेरिका कहां कहां पिटा है। बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा क्या अमेरिका? वियतनाम युद्ध एग्जाम्पल नंबर 1, 1965 से 1973, 8 साल की जंग। बहुत बड़े पैमाने पर सैनिक भेजे कम्युनिस्ट विद्रोह को रोकने के लिए। इस वॉर में 58,220 अमेरिकी सैनिक मारे गए, लाखों घायल हो गए, विकलांग हो गए, अपाहिज हो गए, अरबों डॉलर का खर्च हुआ, भयंकर घरेलू विरोध हुआ, जिसके बाद
1973 में वियतनाम को थैंक यू बोलकर वहां से भागना पड़ा अमेरिका को। अब आ जाइए 1982 से 1984, लेबनान में 1982 में इजरायली आक्रमण शांति स्थापना के नाम पर यूएस मरीज भेजे गए। 23 अक्टूबर 1983 को बेरूत बैरक बॉम्बिंग, इस बॉम्बिंग में 241 सैनिक मारे गए। फिर 1984 में यूएस ने फैसला किया कि हम अपने सैनिक वापस बुलाएंगे। अब आ जाइए सोमालिया 1992 से 1995। सोमालिया में 1992 में अमेरिका ने प्रवेश किया। यह प्रवेश था भुखमरी और गृहयुद्ध को रोकने के लिए। यूएन के साथ ऑपरेशन रिस्टोर होप शुरू किया। 1993 में ब्लैक हॉक डाउन लड़ाई लड़ी, इसमें 18 यूएस सैनिक मारे गए। मार्च 1994 में क्लिंटन ने सारे सैनिक वापस बुला लिए। अब आ जाइए इराक युद्ध 2003 से 2011। 2003 में अमेरिका इसमें कूदा सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए। बात सही है, सद्दाम हुसैन को ले गए यहां से, यूएस की कोर्ट में पेश किया, वहां उसे फांसी की सजा दी गई। लेकिन इराक युद्ध में 4,400 सैनिक मारे गए, 30,000 अमेरिकी सैनिक घायल हुए, विकलांग हुए, अपाहिज हुए, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए। दिसंबर 2011 तक सारे कॉम्बैट ट्रूप्स वापस बुलाने पड़े और उसके बाद से आप इराक की स्थिति देख लीजिए, खत्म, जर्जर, तबाह, सिविल वॉर में फंसा हुआ हमेशा हमेशा के लिए। अब आ जाइए अफगानिस्तान वॉर। अच्छा, अफगानिस्तान वॉर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान और ईरान की टेरिटरी काफी हद तक मिलती जुलती है। 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में रहा। 9/11 के बाद ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए आया था, मिला पाकिस्तान में। कहते हैं तालिबान और अलकायदा के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन में 2,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए, 20,000 से ज्यादा घायल हुए, $2 ट्रिलियन खर्च हुआ। और आखिरकार जिस तालिबान से लड़ रहे थे उसी तालिबान से समझौता करके अफगानिस्तान छोड़ दिया। तो थैंक यू भाई साहब, माफ करो, हमको हम जा रहे हैं। और तो और बिलियंस ऑफ डॉलर्स के आर्म्स एंड एम्युनिशन छोड़कर गए, जिसका आज तक इस्तेमाल तालिबान के जो सैनिक है वो पाकिस्तानियों को ठिकाना लगाने में करते हैं। अब अमेरिका के जाने के बाद काबुल पर तुरंत तालिबान का कब्जा हो गया। अब आप मिडिल ईस्ट में आ जाइए। फरवरी 2026 से तबाही लगातार जारी है। अमेरिका इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया। ईरान ने पलटवार करते हुए 12 देशों को ठोकना शुरू कर दिया। इजराइल और दुबई में मिसाइलों से बहुत भयंकर तबाही है। तो मतलब यह है कि क्या आज की तारीख में अमेरिका इतना बड़ा रिस्क लेगा? अमेरिका तो नहीं लेगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ले सकते हैं। वो बहुत अनप्रेसिडेंटेड है, उनको एंटिसिपेट करना बहुत मुश्किल है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, एप्स्टीन फाइल की खबर को दबाने के लिए हो सकता है कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड कर दें, या हो सकता है कि आईसीबीएम का इस्तेमाल कर दें छोटे न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन के साथ। क्योंकि मिडिल ईस्ट में तेहरान ने जो तबाही मचाई है उससे सदमे में है अमेरिका और इजराइल। केजीबी की एक रिपोर्ट लीक हुई है, सोशल मीडिया में ऐसा दावा किया जा रहा है। इसमें कितना नुकसान इस वॉर में हुआ है अमेरिका को जरा देखिए। कहते हैं 6 इजरायली जनरल मारे गए, 32 मोसाद के एजेंट मारे गए, 78 शिनबेत के अधिकारी ढेर हुए, 198 वायुसेना के अधिकारी जवान मारे गए, 3,462 इजरायली सैनिकों की मौत हुई, 11 परमाणु साइंटिस्ट मारे गए, 423 रिजर्व सैनिक भी मारे गए। हालांकि यह कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है, इसकी पुष्टि भी किसी ने नहीं की है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह बहुत तेजी से फ्लोट हो रहा है। यानी तेहरान ने न सिर्फ इजराइल को नुकसान पहुंचाया बल्कि अमेरिका को भी मिडिल ईस्ट में कहीं का नहीं छोड़ा। मिडिल ईस्ट में जितने अमेरिकी बेस हैं उस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी ईरान ने नुकसान पहुंचाया। मिडिल ईस्ट में कई एयर बेस को नुकसान पहुंचाने का दावा ईरान की तरफ से है। हमले में करीब 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन अटैक से नुकसान बहुत जबरदस्त है। यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी नुकसान है, 50 से ज्यादा सैनिक घायल हैं। कई यूएस जेट्स को भी ईरान ने मार गिराने का दावा किया है। जाहिर है ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। अमेरिका के लिए सेटबैक है, क्योंकि अमेरिका के लिए स्थिति यह है कि आगे कुआं पीछे खाई। वो इस जंग से अब भाग नहीं सकते। वहीं मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिका ने अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को बड़ा सैन्य समर्थन देने का फैसला किया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने $151.8 मिलियन, तकरीबन 1,250 करोड़ रुपए के हथियार और सैन्य सहायता पैकेज को मंजूरी दी है।
इंपॉर्टेंट यह है कि हथियार सौदे को सामान्य प्रक्रिया के बाद जाए आपातकालीन प्रावधानों के तहत मंजूरी दी गई है। यानी अमेरिकी संसद की लंबी समीक्षा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए इसे फौरन जारी किया गया है। यह फैसला है कि किसी तरह से ईरान को कंटेन किया जाए। इसके लिए कितना भी पैसा इजराइल को देना पड़े, कितना भी हथियार देना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ईरान यहां अकेला नहीं है। रूस और चीन पीछे से लगे हुए हैं। यह मदद सीमित है, अप्रत्यक्ष और ज्यादा तौर पर गैर प्रत्यक्ष के तौर पर है। मार्च की स्थिति में दोनों देश डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से दूर हैं, लेकिन वो सपोर्ट की बात कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक इंटेलिजेंस और पहले से दी गई टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, अमेरिका के पास ऑप्शंस हैं बूट्स ऑन ग्राउंड के। लेकिन मिडिल ईस्ट में क्या अमेरिका फंस गया है और अब बूट्स ऑन ग्राउंड करेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आशीष साय जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। दामोदर सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में। सज्जाद कारगिली हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। जॉन हुसैन, जर्नलिस्ट, इस वक्त हमारे साथ थोड़ी देर में होंगे तेहरान से, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और जाकी जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तेहरान मामलों के जानकार, जर्नलिस्ट हैं तेहरान से, वो भी हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ इस वक्त इंडिया से ही जुड़ रहे हैं। आप मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं पहला सवाल सबसे पहले यूके देवनाथ सर आपसे, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड के विकल्प पर विचार कर रहा है। यूके देवनाथ सर। विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड डाल रहा है तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर है साइकोलॉजिकल। क्या अमेरिका के जो आम आवाम हैं, डेमोक्रेट्स, लिबरल पार्टी, डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन पार्टी, क्या वो बूट्स ऑन ग्राउंड जब उनकी बॉडी बैग्स यानी शहीद होने के बाद उनके शरीर को अमेरिका के झंडे में लटका कर वापस ले जाएंगे, क्या उसके लिए राजी हैं? अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप के रिपब्लिकन पार्टी के अपने ही जो सेनेटर्स हैं उन्होंने कह दिया कि इससे अगर 10, 15, 20, 30 अमेरिकन सोल्जर शहीद हो जाते हैं तो फिर रिपब्लिकन पार्टी के आसार धूमिल हो जाते हैं इस मिड टर्म इलेक्शन के दौरान। लेकिन पूरी तरह से अगर मिलिट्री पर्सपेक्टिव से सोचें, बूट्स ऑन ग्राउंड के लिए अमेरिका को बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स प्लानिंग करना पड़ेगा। एक कंपेरिजन देता हूं, जब इराक 2003 में सद्दाम हुसैन वाला वॉर, उसमें अमेरिका ने 70,000 अमेरिकन को तैनात किया था सऊदी में, उसमें 6 महीने लग गए थे। 1500 टैंक जमा किए थे सऊदी में, उसमें 6 महीने लग गए थे। अब अगर ऐसा ही हमला उनको ईरान के ऊपर करना पड़े तो लॉजिस्टिक्स नाइट में है। ईरान जो है वो इराक की तुलना में 4 गुना ज्यादा बड़ा है। तो चलो 70,000 ट्रुप्स इराक को हमला करने के लिए, तो 2 लाख ट्रुप्स की दरकार पड़ेगी ईरान पर हमला करने के लिए। अगर 1500 टैंक से उन्होंने इराक पर हमला किया था तो ईरान पर हमला करने के लिए उनको कम से कम 2000 टैंक्स की दरकार पड़ेगी। ये सारे टैंक या तो अमेरिका के मेनलैंड में है या नेटो देशों में ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं रूस के खिलाफ, तो उनको नेटो देशों से खींचकर सऊदी में लाना पड़ेगा, अमेरिका की मेनलैंड से खींचकर सऊदी ले लाना पड़ेगा। जाहिर बात है ये सब समुद्र के रास्ते से आएंगे, सऊदी में जमा होने के बाद उनको जमीन के रास्ते से इराक में लाना पड़ेगा। ईरान से तेहरान 700 किलोमीटर दूर है, बहुत कठिन है विवेक। अगर डोनाल्ड ट्रंप की जिद, अहंकार और ईगो के सामने क्या कठिन है? हाँ विवेक, डोनाल्ड ट्रंप से पेंटागन के जो जनरल्स हैं बहुत ही परेशान हैं, क्योंकि वो जनरल्स की बात सुन नहीं रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं विवेक, आईआरजी ने ऑलरेडी अपने जो सुसाइड पार्टीज हैं सेक्शंस में प्लाटून लेवल पर, उन्होंने 4 रोड आइडेंटिफाई कर ली हैं जो कि इराक से कुवैत से जाती हैं तेहरान की तरफ। और इन 4 रोड्स पर हर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के बाद आईआरजी ने अपने प्लाटून्स और सेक्शंस जो कि सुसाइडल मोड में हैं उनको तैनात कर दिया है ईरान के गांव वालों के साथ। और कौन से गांव वाले विवेक, 1 मिनट में समझाता हूं। ऐसे गांव जो कि धर्म के लिहाज से और पॉलिटिकल इंक्लिनेशन के हिसाब से टोटली लॉयलिस्ट हैं आयतुल्लाह खमानी के लिए।
तो इन गांव में जब अमेरिका के टैंक तो बंद गाड़ियां पहुंचेंगी, उनके परखच्चे उड़ जाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आईआरजी के जवान ने तो ये भी दावा किया है कि अमेरिकन टैंक में जो क्रू है उसको गांव वाले ऊपर से घुसकर डंडे से पीट पीट कर मार डालेंगे। जी विवेक। जी, सजाद, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने मिस्टेक कर दिया या अमेरिका स्ट्रांग पोजीशन में है मिडिल ईस्ट में? विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो बात कही हमारे साथी पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बात कही। ईरान जो है एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी है, ईरानियन सोसाइटी। और जो आप देखेंगे ईरान की जो गवर्नमेंट है उसमें जो आईआरजीसी का रोल है, जिसे सिपाही पासदारान इनकलाब इस्लामी नाम है, और उसके साथ बसीज की जो वॉलंटियर फौज है, तकरीबन लाखों में ये फौज मौजूद है, जो इस निज़ाम के इस सिस्टम के सपोर्ट में आइडियोलॉजिकली जुड़े हुए हैं। कोई भी इस तरह का बूट ऑन ग्राउंड्स की टैक्टिक्स को, मुझे लगता है एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा और वियतनाम से बुरी शिकस्त अमेरिका की होगी। इस वक्त जैसे कि आपने भी पहले अपने इंट्रो में बहुत सही कहा कि अमेरिका के लिए आगे कुआं पीछे खाई वाला मामला है, क्योंकि इन जितने भी वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के अंदर, मिडल ईस्ट के इन ममालिक के अंदर जो उसके बेसिस थे उसमें वो अभी सुरक्षित नहीं है। वहाँ ईरान आए रोज़ खैबर शिकन, इमाद मिसाइल, अपना फतह मिसाइल से अटैक कर रहा है और वो भाग करके होटलों में पनाह ले रहे हैं, जहाँ वो होटलों में ड्रोन मार करके उनका पीछा किया जा रहा है। तो एक साइकोलॉजिकल परेशानी में अमेरिकन सोच फोर्सेस हैं। ईरान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वहाँ की जोग्राफी बहुत बड़ी है और इसराइल उसके मुकाबले में बहुत छोटा है। और इसराइल पे जिस तरीके से अभी शुरू के 3 दिनों में ईरान ने ड्रोन और मिसाइल के हमले किए, उससे जो उनका जो डिटरेंस है, जो डिफेंस की शक्ति है, वो बहुत खत्म, हद तक खत्म हो चुकी है। और अब जो बड़े हथियारों से हमले हो रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। इवन हमारे जो भारत के एक जर्नलिस्ट वहाँ से आए, अभी हाल ही में उसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल चल रहा है, उन्होंने कहा कि पूरी तरीके से सेंसरशिप लगा हुआ है, जो मौतें हुई हैं वो नहीं बताई जा रही है, बल्कि अमेरिका ने तो ये एडवाइजरी भी इशू की थी कि जो भी अमेरिकन इस मिडल ईस्ट के अंदर है, इसराइल के अंदर है, वो अपने रिस्क पे खुद अपनी मर्जी से जहां आपको टिकट मिलती है निकल जाएं, भाग जाएं। इससे ये साबित होता है कि अमेरिका ये जंग ऑलमोस्ट हार चुका है। अमेरिका के लिए जंग जीतना तब होता कि जब वो रिजीम चेंज करने में कामयाब होता, जब वो ईरान के अंदर अपना असर पैदा करने में कामयाब होता। लेकिन अमेरिका कोई भी ऑब्जेक्टिव अपना इस वक्त पूरा करने में नाकाम हुआ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि लेबनान के अंदर इस वक्त हिजबुल्लाह एक बार फिर अपराइजिंग कर रही है। वहाँ इसराइल के साथ जो है वो बेका के अंदर बहुत ज़बरदस्त लड़ाई चल रही है। इसी तरह यमन में अभी हुतीस बिल्कुल खामोश है, लेकिन बहरीन के अंदर एक बहुत बड़ा अपराइजिंग शुरू हुआ है। तो इन मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में भी काफ़ी परेशानी है। अभी कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा, सऊदी अरब के द्वारा, कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से एंगेज किया जाए। और आज हमने देखा कि पाकिस्तान के आसिफ मुनीर ने भी सऊदी जो उनके साथी हैं उनके साथ, काउंटर पार्ट्स के साथ मुलाकात की है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़े एक लंबे, मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जंग हार चुका है? अब बिल्कुल हार डोनाल्ड चुका ट्रंप है। अपनी इज्जत बचाने के लिए कहीं बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ना कर दे मिनटमैन 3 का। आशीष जी, आप क्या कहेंगे इस पर? फिर मैं जदी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं सोल्जर हूं विवेक, और मैं ये भारत को बताना चाहता हूं कि 6 बॉडीज अमेरिका पहुंच गई एंड द प्रेसिडेंट वाज देयर ऑन द एयरपोर्ट विद द फर्स्ट लेडी एंड द वाइस प्रेसिडेंट एंड द टॉप पेंटागन ऑफिशियल्स। ऐसे ट्रीट करता अमेरिका अपने सोल्जर्स को, जो कि रेगुलर सोल्जर्स नहीं थे, ये 6 के 6 रिजर्विस्ट थे। तो उनको भी कम करके नहीं आंकना चाहिए एक देश अपने सैनिकों के साथ कैसे व्यवहार करता है। जो ब्यूरोक्रेसी है जो बताती है कि अरे ये तो रिजर्विस्ट हैं, ये तो मतलब इनका क्या, ये लोअर लेवल। तो एनीवेज उसको मैं एक तरफ। चाइना और अमेरिका का मेजर मीटिंग बिटवीन दी टॉप 2 लीडर्स जी जिनपिंग एंड ट्रंप नेक्स्ट मंथ के लिए प्लान्ड है। और अमेरिका का जो लास्ट एक हिच था बिफोर पुटिंग पार्ट फुट ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड, क्योंकि मेरी समझ के हिसाब से ये रोल इन नहीं होगा जहां पे आपको मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और टैंक्स को ले रोल इन करना पड़ेगा। ये तेहरान का कैप्चर होगा, तेहरान को चारों तरफ से इंसुलेट किया जाएगा और उसके बाद स्पेशल फोर्सेस मूव इन करेंगी। जितनी इनकी हायर ऑफिशियल्स के वो लोग हैं, इनके सपोर्ट वाले, उनको पोजीशन करेंगे और क्विक एग्जिट मारेंगे वहां से बाय एरियल रूट। ये एक पॉसिबिलिटी है मेरे असेसमेंट के हिसाब से। इसके पहले अमेरिका को ये जानना बहुत जरूरी था कि चाइना का क्या रोल है, और उनसे वो पीछे बातें कर रहे हैं। रशिया का भी काफी क्लैरिटी है। अमेरिका इस पूरे वॉर में एज प्लान्ड जा रहा है।
उनके पास री की जरूरत थी, वो बहुत हाई स्पीड पे अंडर स्पेशल एक्ट चल रही हैं, प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस एक्सप्लोसिव्स एक्ट वगैरह है उनके पास, जहां इमरजेंसी लेवल पे प्रोडक्शन चल रहे हैं। ट्रम्प के पास बहुत एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं ड्यूरिंग वॉर, उन सब का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम भावावेश में इधर उधर जाके नहीं, फैक्ट ये है कि आईआरजीसी को वो और क्रश करेंगे अगले कुछ दिनों में, और रिजीम के लीडरशिप को चेंज कर चुके हैं। सेकंड राउंड से कैसे बातें करेंगे वो इनका एक चैलेंज अभी भी चल रहा है, जिसके लिए वो ये अपने मित्र देशों आईआरजीसी का ने तो इस्तेमाल कर सकते हैं। आईआरजीसी ने तो बात ही करने से जी, इनकार कर दिया है। वहां की आईआरजीसी इस लीडरशिप ने समय बात करने हेडलेस से है ना इनकार विवेक। कर दिया है, कह रहे हैं कि अब बातचीत का तो कोई सवाल ही नहीं उठता खामेनेई के जाने के बाद। अमेरिका से बातचीत नहीं कर रहे हैं, इवेंचुअली करेंगे, लेकिन हो सकता है कि सऊदीया से बात करें, हो सकता है बहरीन से बात करें। उन्होंने ये तो सबको सॉफ्ट किया मार है रहे हैं अपना एक एक करके, 12 के 12 देशों को मार रहे हैं। बातचीत बातचीत किससे करेंगे? किसी एक को तो छोड़ा नहीं इन्होंने। हाँ, अभी उनके प्रेसिडेंट ने कल बोला है कि हम बातचीत भी करने को तैयार है, और हम बहुत माफी मांगते हैं उन देशों से जिनके ऊपर हमने अटैक कर दिया था, हमसे गलती हुई है। तो ये बहुत मेजर स्टेटमेंट है विवेक, फ्रॉम द प्रेसिडेंट हिमसेल्फ। वो रिकंसाइल करने के मोड में दिख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की माफीनामा युद्ध के समय जारी नहीं किए जाते। और एक कंडीशनल उन्होंने रिस्पॉन्स की बात की है कि अगर ये देश हम पे अटैक करेंगे तभी हम पे इन पे आगे अटैक करने की बात करेंगे। तो अमेरिका भी एकदम यूनिलैटरल चल रहा था, लेकिन अब उसे पता है कि अगर ये बातचीत नहीं करेंगे तो बाकी देशों की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन टॉकिंग अबाउट फुट ऑन ग्राउंड, बूट्स ऑन ग्राउंड, उसका एक बहुत ही अ, कहते हैं सर्जिकल तरीके से तेहरान का टेक ओवर पॉसिबल है विवेक, नहीं लेकिन फॉर अ शॉर्ट शॉर्ट पीरियड। सर अब 2 लाख सैनिक हैं आईआरजीसी के। इसके अलावा उनके आइडियोलॉजिकल फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। एक धार्मिक रेजिम है, उसको आप बूट्स ऑन ग्राउंड करके भी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आपको 22 लाख सैनिक चाहिए होंगे तेहरान में अगर आप रेजिम चेंज करना चाहते हैं तो। आईआरजीसी की सारी सेकंड लाइन लीडरशिप तेहरान छोड़ चुकी है बिकॉज ऑफ आइडेंटिफिकेशन, लोकेशन आइडेंटिफिकेशन। ये इनपुट्स हैं। हो सकता है कि ये भी उतना ही प्रोपेगेंडा हो जैसा तेल अवीव में कर रहे हैं लोग, या अल जजीरा कर रहा है। सारे प्रोपेगेंडा वॉर चल रहे हैं, लेकिन फैक्ट है नहीं, कि टर्की इंफॉर्मेशन में बॉर्डर तो से कंप्लीट प्रोपेगेंडा वॉर है सर, इसमें तो कहीं कोई दो राय ही नहीं है। आपको कैजुअलिटी पता चल रही है तेहरान की, ईरान की, लेकिन आपको कैजुअलिटी वो मालूम नहीं चल रही है जो इजराइल के अंदर है, या फिर जो अमेरिका के साथ हो रहा है, या फिर जो बाकी जगहों पर हो रहा है। वो रिपोर्ट्स आ ही नहीं रही है। वो रिपोर्ट्स क्या है, कितनी है, वो फिगर कितना है, वो अभी तक वैसा ही है जैसे कि किसी को कुछ पता ही नहीं है कि इनको तो कुछ हुआ ही नहीं भाई, इन्होंने बहुत ताबड़तोड़ तेहरान को हिला दिया और बाकी सब एकदम अनटच्ड आयरन मैन बने हुए हैं। मैं सवाल को लेकर लौटूंगा, जैदी साहब से इसका थोड़ा जवाब ले लूं बूट्स ऑन ग्राउंड पे। मैं वापस लौटता हूं आशीष सर। जैदी जी। देखिए जी, नमस्कार विवेक जी। नमस्कार। थैंक्स फॉर हैविंग मी एट योर प्रोग्राम। ये जो बूट्स ऑन ग्राउंड की जो बात कर रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा 3-4 दिन पहले की टाइमलाइन में ले जाना चाहूँगा। एग्जैक्टली लाइक एक हफ्ते पहले की, कि ट्रम्प ने जो ऐलान किया था कि हम 24 से 48 घंटे का ये ऑपरेशन होगा, और हम हिट करेंगे, और हम जो सो कॉल्ड रेजीम, जिसको ये कहते हैं गवर्नमेंट के जो टॉप लीडरशिप है, उसको खत्म कर देंगे। और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट फिगर थे वहाँ के सुप्रीम लीडर, उनका असैसिनेशन हो जाता है। तो जो 3 महीने पहले जो रॉयट्स हुए थे, जो लोग सड़कों पे उतरे थे, वो उससे डबल मात्रा में निकलेंगे और एक रेजीम चेंज हो। ये उनका एक प्लान्ड तरीका था, जबकि ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन के बाद वो जो वहां की पूरी जनता है, वो फ्लैग के अंडर में रैली करने लगी। जब से ये जंग अटैक शुरू हुआ है, 1 हफ्ता हो चुका है ऑलमोस्ट। आज सैटरडे है, पिछले सैटरडे को हुआ था। और लोगों ने ईरानी और सुप्रीम लीडर और जो इस्लामिक रिपब्लिक है उसके फ्लैग के तहत रैली किया है। ट्रम्प ने अभी 2-3 दिन पहले ये ऐलान किया था कि हम कर्डिश, क्योंकि कर्डिश जो बॉर्डर है ईरान और इराक के बीच में, उसमें सेपरेटिस्ट है और उनको अपना एक स्टेट चाहिए। तो ट्रम्प ने ये ऐलान किया था कि हम जो कर्ड्स हैं इराक के, उनकी अलग अलग लीडर से ट्रम्प ने बात किया कि हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, हम आपको हथियार देंगे, और हम आपको एयर कवर देंगे, आप हमारे बिहाफ पर ग्राउंड ऑपरेशन करो। ये बहुत सरप्राइजिंग है कि कर्डिश लीडर ने इंटरव्यू दिया और खुद ये कबूला कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम जाना चाहते हैं, बट ना हम कैपेबल हैं, और हम इस यूएस, इसराइल और ईरान की जंग में हम ये कैनन फॉडर नहीं बनना चाहते। हम हमारे लोग जो है बेवजह मैसेकर नहीं होंगे, तो इसलिए उन्होंने वो अपना बैक ऑफ कर लिया।
ये बोलने के बाद ही ट्रम्प ने फिर बोला कि अरे हमें उनकी जरूरत नहीं है, और क्योंकि ट्रम्प की जैसी आदत है कि मतलब वो कभी झुकेंगे नहीं, उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, एकदम फुल प्रूफ है, तो उस तरह से किया। और जहां तक अभी सर बात बात कर रहे थे कि एक बहुत स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन हो सकता है कि कुछ लिमिटेड टाइम के लिए तेहरान में ट्रूप्स को एयर के जरिए ड्रॉप करके और कैप्चर करके न्यूक्लियर, ये सब थ्योरीज और ये सब कयास, ये सब मीडिया में बहुत डिबेट होते हैं। बट प्रैक्टिकली अब आप ईरान को वेनेजुएला से कंपेयर करिएगा तो ईरान और वेनेजुएला में जमीन आसमान का फर्क है। वहां एक फिगर हेड था, ठीक है, निकोलस मदुरो थे। निकोलस मदुरो को वो कैप्चर करके लेके चले जाते हैं, वो कोई आइडियोलॉजिकल ड्रिवन स्टेट नहीं है। अब वेनेजुएला को ईरान से कंपेयर करना, उसका कोई वो नहीं है। ये सारा जो कॉन्फिडेंस ट्रम्प का और इसराइल का है, ये वेनेजुएला के ऑपरेशन से है। और ये लोग बहुत भारी मिस्टेक कर रहे हैं कि ईरान को बहुत ही अंडर एस्टिमेट करके। अब पर ये नहीं कह रहा हूं कि मतलब ईरान ये का इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने मटेरियल फाइनेंशियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया। क्या ईरान को अंडरस्टिमेट किया है अमेरिका ने, ईरानी पावर को अंडरस्टिमेट किया है यूएस ने और इसराइल ने मिलकर? क्या नुकसान का आकलन या फिर आउटकम को अच्छे से एक्सरसाइज नहीं किया गया? यूके देवना सर। माइक चेक कीजिएगा सर। में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। अमेरिका में पेंटागन में जितने जनरल्स हैं, अमेरिका में एयरफोर्स के भी जनरल होते हैं। हाँ। एयरफोर्स का रैंक स्ट्रक्चर भी उनका मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल टाइप होता है। हम्म। अभी जो अमेरिका के सीडीएस हैं वो एयरफोर्स के जनरल हैं। वो पिछले 6 महीने से बोल रहे हैं ट्रंप को कि मेरी बात सुनो, ईरान पर हमला मत करो, क्योंकि अमेरिका के पास साधन नहीं है ईरान को हराने के लिए। देखो, डोनाल्ड ट्रंप किसी की सुनते नहीं है, अपने एडवाइजर्स की सुनते नहीं है। CIA, MI6 का आकलन है कि अमेरिका के पास वो रिसोर्सेज नहीं है जिससे कि वो ईरान को हरा सके। एग्जैक्टली सेम वर्ड उन्होंने यूज किया है जो कि अमेरिका के CDS, जो कि एयरफोर्स के जनरल हैं, उन्होंने कहा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात नहीं सुनते। अब ये समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, अमेरिका को हम बात करते हैं कि जैसे कराकास में हुआ, वेनेजुएला में हुआ, एयरक्राफ्ट कैरियर वहीं घूम रहा था। एयरक्राफ्ट कैरियर से जहाज उठे, टेक ऑफ किया डेल्टा फोर्स के साथ, कराकास में 11 मिनट में पहुंच गए। कराकास समुद्री कोस्ट पे उन्होंने निकोलाई मदुरो को उसके पहले से उठाया, अमेरिका में हाईजैक करके ले गए। ऐसी सिचुएशन ईरान में नहीं है। नियरेस्ट डेल्टा फोर्स या स्पेशल फोर्स कहां पर है? हेलीकॉप्टर के साथ, अटैक हेलीकॉप्टर के साथ, वो है कुवैत में, वो है इराक में। उत्तर में अजरबैजान, आर्मेनिया में भी उन्होंने एक अपना डेल्टा फोर्स को तैनात कर दिया है। तेहरान 700 किलोमीटर दूर है। पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं कर सकते? विवेक 3 घंटा लग जाएगा हेलीकॉप्टर को 700 किलोमीटर जाने में। तेहरान में ऑपरेशन करके वापस आने में 3 घंटा लग जाएगा। सुसाइडल है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं विवेक, इराक में क्या हुआ था समझना पड़ेगा। सद्दाम हुसैन की फौज जो है, आंतरिक गृह युद्ध लड़ते लड़ते पिछले 20 साल से 30 साल से थक गई थी। दूसरी बात, 1993 में कुवैत के साथ लड़ाई करते करते थक गई थी। 10 साल की लड़ाई उन्होंने की थी ईरान के साथ 80 के दशक में। 9 साल की लड़ाई, वो थक गए थे, उनका इक्विपमेंट थक चुका था। इस बार आप देखो, ईरान की आर्मी 6 लाख की है, अभी तक वो युद्ध में उतरे नहीं है। ईरान की जो 6 लाख की आर्मी है फ्रेश है। टैंक तो 72 बंद गाड़ियां लिश्कारियां मार रही है, एकदम तैयार हैं, नए हैं इस युद्ध में। अभी तक उन्होंने टैंक का एक गोला नहीं फायर किया, जरूरत नहीं पड़ी। तो थकी हुई आर्मी नहीं है जैसे कि इराक की आर्मी थी। दूसरी चीज, IRG देखो विवेक, IRG में जो 1,75,000 लोग हैं ना, इनका सिलेक्शन कैसे होता है तब मैं बताता हूं। इनका सिलेक्शन आम आर्मी की जो IRG के जवान हैं, JCO हैं और अफसर हैं, ऐसा नहीं है कि बस गए, रिटर्न टेस्ट दिया, गए 2 किलोमीटर दौड़ पड़े और सिलेक्शन हो गया। नहीं, IRG में उनको जब सिलेक्ट किया जाता है, जवान हो या अफसर हो, उनकी पर्सनल निष्ठा पर उनको सिलेक्ट किया जाता है। थियोसॉफिकल पढ़ाई होती है उनके यहाँ, जो जब उनकी ट्रेनिंग होती है उनको पढ़ाते हैं कि हमारा धर्म ग्रुप क्या है, हमारा धर्म क्या है,
तो ये ऐसे लोग हैं जो कि युद्ध भूमि में सरेंडर नहीं करेंगे, खरीदे नहीं जा। वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट को खरीद लिया गया। वेनेजुएला में डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका की जेब के अंदर बैठा था। वेनेजुएला में जितने जनरल थे सारे खरीद लिए गए। उन जनरलों को उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं। तो ईरान वेनेजुएला नहीं है। देखो, मैं ईरान के साथ नहीं हूं विवेक। हाँ। मैं जमीनी एक मिलिट्री का साइकोसाइकेट्रिक एनालिसिस कर रहा हूं। मैं ईरान के साथ नहीं हूं। लेकिन नहीं, हम तो ये सोचना, हम तो क्या सर, हम तो बुद्ध वाले लोग हैं, हम युद्ध वाले लोग थोड़ी हैं। हम तो कहते हैं भाई बैठ के बातचीत कर लो, जो मसले मसाइल हैं मिलकर सुलझा लो। ये हथियार गोला बारूद से कुछ होना नहीं है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे 100% सहमत हूं। जॉन हुसैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पत्रकार तेहरान से, जो कि लाइव इस वक्त हमारे साथ ईरान तेहरान से जुड़े हुए हैं। वो बताएंगे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। जॉन, क्या सिचुएशन है वहां पर तेहरान के अंदर? थैंक यू विवेक एंड इंडिया डेली फॉर हैविंग मी। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ऑब्वियसली कवरेज तो ईरान की भरपूर तरीके से चल रही है, लेकिन वहाँ इसराइल से कोई खबर नहीं आ रही। तो ये यहाँ पे CNN भी आया हुआ है, सारे चैनल भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे खबर जो है वो ये है कि मुख्तलिफ पैमानों के ऊपर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर तो अटैक्स हो ही रहे हैं, बट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा डैमेज किया गया है। यहाँ पे 110 बिल्डिंगों से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक्स हुए हैं। पुलिस स्टेशन को तो चले अटैक किया ही किया है मोहल्लों के अंदर, लेकिन मेट्रो स्टेशन के अंदर, स्क्वायर्स के अंदर रेस्क्यू, रेड क्रिसेंट की जो रेस्क्यू टीम्स हैं उन तक के ऊपर स्ट्राइक्स की हैं। पूरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग जिन्होंने एक बंदे को टारगेट करने के लिए उड़ा दी हैं, और ना सिर्फ उड़ाई हैं बल्कि डबल टैप स्ट्राइक्स कर रहे हैं। मतलब पहली स्ट्राइक के अंदर वो टारगेट को जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, फिर जब रेस्क्यू टीम्स अंदर जाती हैं तो दोबारा ये जो है वो दूसरी स्ट्राइक करते हैं, बिल्कुल जैसे गाजा के अंदर या पैलेस्टाइन के अंदर हम लोग को नजर आती हैं चीजें। और उसके अलावा अगर मैं बताऊं तो इसके बावजूद सारी चीजें नॉर्मली चल रही हैं, लोग नॉर्मली रोड्स पे घूम रहे हैं। जिसको लग रहा है मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, आप वीडियोस जाके देख सकते हैं। मैंने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पे डेली वीडियोस भी डाली हुई हैं फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ तेहरान। और यहाँ पे लास्ट नाइट अटैक हमने देखा था, एक बहुत बड़ा शाराम ऑयल डिपो के ऊपर हुआ था। नहीं, अभी हमने जिसकी वजह एक से और अभी खबर सुनी कि वहां के वाटर रिफाइनरी प्लांट पर भी अटैक हुआ, जिससे कि कई सिटीज में वाटर सप्लाई बाधित हुई। ये किस तरह की लड़ाई है भाई? विवेक, यही तो बर्बरियत, और जाहिर है इनको किसी चीज की परवाह नहीं है कि कोई पानी पिए, कोई खाना खाए। वॉर ऑफ जो जिनीवा कन्वेंशन अगर आप अभी पढ़ें और एंगेजमेंट, एक स्कूल पर अटैक करके 160 बच्चियों को मार दिया। मैं कहता हूं ये कौन सी लड़ाई है? ये कौन सा रिजीम चेंज है? उनमें से 67 बच्चियां ऐसी हैं जिनकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही कि वो किसकी बेटी है, किसको उनकी जो लाशें हैं वो दी जाएं। तो इतना बर्बरियत से ये मार रहे हैं यहाँ पे। स्कूल्स पे तो हॉस्पिटल, 22 हॉस्पिटल हैं विवेक, मैं आपको बताऊं 22 हॉस्पिटल हैं जिनको यहाँ पे टारगेट किया गया और अटैक किया गया। फिर भी हम देखते हैं ईरानी पॉपुलेशन का रिजॉल्व है कि वो खड़े हुए हैं, स्ट्रेंथ के साथ खड़े हुए, और जितना भी इन्होंने बोला था, नहीं कह रहे बगावत बहुत है वहां पर, नहीं कह रहे बगावत बहुत है रिजीम के खिलाफ, टॉप रिजीम गायब है वहां से, कोई लीड नहीं करना चाहता। क्या इस तरह की खबरें हैं? वो ऑरेंज मैन कहता है ना वहां पे बैठ के कि मैंने एयर डिफेंस भी खत्म कर दिया, मैंने नेवी भी खत्म कर दी। एक तेल की बूंद वहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं जा पाई है अभी तक ईरान की मर्जी के अलावा। दूसरा, अगर देखें तो एयर डिफेंस के अंदर भी ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं, हमारा हमने सब तबाह कर दिया, लॉन्चर भी तबाह कर दिए हैं। फिर भी हम देख रहे हैं कि धड़ाधड़ मिसाइलें जो है वो डाले जा रहे हैं, लड़के यहाँ से भेजे जा रहे हैं, और ये कहीं तो जा रही है ना मिसाइलें विवेक। ये जो दुबई के अंदर आज सुबह भी आपने देखा, कुवैत के अंदर आपने देखा, बहरेन के अंदर आपने देखा, तो अटैक्स तो चल रहे हैं ईरान की साइड से। तो जो ये अचीव करना चाह रहे थे कि रिजीम चेंज होगा, और ख्याली जो बातें की हुई थी इन्होंने कि यहाँ पे लोग बाहर आ जाएंगे उठ के, और तो मतलब पूरा ईरान एकजुट है? यस, ईरान इज यूनाइटेड, एब्सोल्युटली। मैं वापस लौट रहा हूं, मैं आशीष जी से इस पर रिएक्शन चाहूंगा। आशीष जी, ये तो पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया इनको, ऐसा लग रहा है। और ये लाइव तेहरान से जॉन हमारे साथ पास बैठे हुए हैं, जो बता रहे जानकारी आंखों देखी। देखें, युद्ध के समय विवेक भावनाएं होती हैं और इसीलिए अपने शब्दों का चयन करना पड़ता है। लेकिन ये बारबैरिक अटैक जो स्कूल पे हुआ है उसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और पनिश किया जाना चाहिए उन लोगों को। मैं पूर्णतः उससे सहमत हूं। बट आप एक ऐसे, लेकिन अमेरिका को कौन पनिश करेगा सर? जी बताएं। जी वो नहीं होगा, लेकिन एक फेस सेविंग के लिए कि 180 बच्चे मर गए, बच्चियां, मासूम बच्चियां, तो उसके लिए उनको करना पड़ेगा, चाहे सस्पेंड करें, रेस्ट्रिकेट करें, हाँ वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करें, जो भी है। लेकिन आप एक ऐसे इलाके में युद्ध लड़ रहे हैं जहां पे आधे से ज्यादा लॉन्चेस ऑफ मिसाइल्स, मोबाइल मिसाइल्स लॉन्चर्स और यूएवी और ड्रोन्स की लॉन्चिंग सिविलियन एरिया में एम्बेड होके अंदर, सिविलियन हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, मस्जिदों में
वहां से लॉन्चेस हो रहे हैं, कंफर्म्ड लाइव फीड दिखा रहा है कि हॉस्पिटल से रॉकेट्स निकल रहे हैं। युद्ध देश क्या करेंगे, युद्ध में गए हुए देश क्या करेंगे? वो वार्निंग देते हैं, इस बिल्डिंग को खाली करो, 2 घंटे के बाद मारते हैं, और विद इन 5 to 10 मिनट्स सेकंड हिट करते हैं टू टेक डाउन ऑल दी पीपल दे वांटेड टू टेक डाउन। तो ऐसे में आप युद्ध में कैसे एक बैलेंस, एक ऐसी जनेवा कन्वेंशन की बात या लॉज ऑफ रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होता है विवेक, कि हम कब करेंगे हमला, कब नहीं करेंगे, कितना टाइम देंगे यूनाइटेड नेशंस को या रेड क्रॉस को वहां से इवैक्यूएट करने के लिए इंजर्ड को, सेकंड हिट उसके बाद करेंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे युद्ध कर रहे हैं, बेरूत में जो हमले हो रहे हैं, बेरूत में आईडीएफ को टेक डाउन करने के लिए जो भी जमीनी फायर हो रहा है, ग्राउंड टू एयर, वो डेंस सिविलियन इलाकों से हो रहा है। लाइव वीडियो फीड्स उपलब्ध हैं विवेक, अंदर के गलियों से, जहां बच्चे महिलाएं घर के अंदर हैं, वहां से फायर हो रहा है ग्राउंड टू एयर। हाउ डू यू बैलेंस दिस, हाउ डू यू रिप्लाई टू दिस? हाँ, मिलिट्री टारगेट्स को हिट कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ पुलिस को क्यों हिट कर रहा है ट्रंप तेहरान में? क्योंकि ट्रंप तेहरान को इंसुलेट करना, सैनिटाइज करना चाह रहा है कि वहां जितने भी शस्त्र हैं, छोटे मझले और बड़े, वो तेहरान से हटा दिए जाए कुछ वक्त के लिए। इस वजह से मेरी वो असेसमेंट है कि एक क्विक एयरबॉर्न। क्या ये पॉसिबिलिटी है? आपका सवाल बहुत बढ़िया है, मैं जॉन से इसका जवाब लूंगा, लेकिन सज्जाद जी का रिएक्शन चाहूंगा अभी तक की जो जानकारी आपने दी है उसके हिसाब से, उसके बाद मैं जैदी साहब आपके पास भी आ रहा हूं। जी सज्जाद भाई। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले दिन, जिस दिन आयतुल्लाह खामेनेई का असैसिनेशन हुआ, उस दिन ऐलान किया कि द ईरानियन रिजीम हैज फॉलन, वो खत्म हो गई। दूसरे दिन कहने लगा कि ईरानियन रिजीम बहुत जल्दी खत्म होगी। उसके बाद ये कहा कि जो नेक्स्ट लीडरशिप है उसको भी मैं ईरान में खत्म करूंगा। उसके एक दावा बाद ये मुझे कहा याद है, अली लारीजानी के मारे जाने का भी किया था, और कल ही अली लारीजानी का लेटेस्ट स्टेटमेंट आया कि अमेरिका को खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जो नेक्स्ट लीडर होगा वो अमेरिका और इजराइल को जरूर हाँ। रेस्पेक्ट करेंगे। और उसके बाद कहा कि हम ईरान के इंटरनल मामलात में इंटरफियर नहीं करते हैं। और आज कहते हैं कि भाई हमने इनको मना किया है कि वो हमारे बेसिस पे अटैक करें। तो डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, वो चाहता है कि हॉलीवुड की तरह जल्दी जल्दी फटाक से अपना काम करे, अटैक करे और सब कुछ हरा करके वो भाग जाए। जिस तरह वो मादुरो का केस था वैसे ही वो ईरान में करे। लेकिन आपको ये बात याद रखना चाहिए कि यहाँ वियतनाम से भी बदतरीन शिकस्त का मुंह देखना पड़ेगा, ये आप मार्क माई वर्ड सर, विवेक साहब। और दूसरी बात यह है कि ईरान का, मैंने ये बोला कि लोग यहाँ मार्टिरडम को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। यहाँ हर रात को इफ्तार के बाद यहाँ जुलूसों का एक सैलाब निकलता है। माजंदरान से लेकर तेहरान, कुम, बुशहर और इस्फहान तक, किरमानशाह तक, हर जगह जो लोग हैं सड़कों पे आके जो है वो अपनी फौज से कहते हैं बदला लो, इंतकाम लो। हालांकि कल प्रेसिडेंट पेजिशकियान ने कहा कि जो अरब ममालिक हैं उस पर हम हमले नहीं करेंगे अगर उन इलाकों से हम पर हमले नहीं होते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन ट्वीट कर दिया कि इन्होंने हमसे माफी मांगी। उसके बाद आज मसूद पेजिशकियान का फिर से बयान आता है और वो कहते हैं कि मेरे इस बयान को गलत समझा गया है। और आज अभी देखते हैं कि अब्बास अराक्ची ने भी कहा है कि भाई अभी उनसे सीज फायर की बात की जा रही है। अभी ये लेटेस्ट खबर है कि उनसे सीज फायर की बात की जा रही है, लेकिन ईरान इस वक्त सीज फायर करने के मूड में नहीं है। उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो चाहते हैं कि इस रीजन से जो है अमेरिकन इन्फ्लुएंस जो है वो खत्म हो। और इसराइल भी इस हद तक ना, ये जो न्यू नॉर्मलाइज करने की कोशिश है कि नई लीडरशिप को खत्म कर देंगे। लबनान में हमने जो है हिजबुल्लाह के जो कमांड स्ट्रक्चर को ध्वस्त किया है, खत्म किया है। और अब ईरान में भी हमने खत्म किया। 12 दिन की जंग हुई पिछले साल, अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि ये जैसे कि बताया कि एक आदमी या एक शख्स पे चलने वाली हुकूमतें या सोसाइटी नहीं है, ये आइडियोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी है। यहाँ मतभेद हो सकते हैं, इख्तलाफात हो सकते हैं, तो रिजीम चेंज पॉसिबल नहीं है, ये कह रहे हैं आप? इख्तलाफात हो सकते हैं, डिफरेंसेस हो सकते हैं, मगर अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने सब लोग एक मुश्त। जैदी साहब, आपको क्या लगता है, क्या रिजीम चेंज पॉसिबल है तेहरान के अंदर आफ्टर खामेनेई? अब तो मुस्तफा खामेनेई के हाथ में कमान दी गई है। जॉन के पास जाएंगे और थोड़ी डिटेल में वहां की सिचुएशन को समझेंगे, लेकिन पहले आपका जवाब। देखिए, ऐसे जो अभी सज्जाद साहब बोल रहे थे कि एक आइडियोलॉजिकल ड्रिवन सोसाइटी है, डेफिनेटली सुप्रीम लीडर से लेकर के एक जो जूनियर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होगा ना, क्योंकि उसकी जहनियत वैसी ही होगी कि हमें इंपीरियलिज्म के खिलाफ लड़ना है, ठीक है, एंड वी डोंट हैव टू सरेंडर इन फ्रंट ऑफ
कोई जालिम के आगे सरेंडर नहीं करना है। तो आप मतलब पूरा जो सिविलियन पॉपुलेशन है वही रजीम है, मतलब आप कितनों को मारोगे आप बदलने के लिए, कितनों को आ, आप उस आइडियोलॉजी को जो इस चीज पे यकीन रखती है कि मार्टिरडम को सेलिब्रेट करती है, और तो आप नहीं खत्म कर सकते। ठीक है, आप लेयर 1 लीडरशिप खत्म कर दिया, लेयर 2 खत्म कर दिया, बट देयर 1979 के विल बी पहले भी तो एक ऑलवेज रिजीम थी समवन। ना सर। सॉरी, 1979 के पहले भी तो एक रिजीम थी, तब तो अरे बहुत वो तो प्रॉस्पेरिटी मोनार्की थी था ना, ईरान में, इट तब वाज तो बहुत सब नॉट। कुछ अच्छा चल रहा था। वो वो मोनार्की था, वो मोनार्की था, और कैसे मतलब वो मोनार्की था। कैसे समझाएंगे इसको? देखिए, रजा शाह पहलवी तो वो मोनार्क थे ना, एक अमेरिका के इंस्टॉल्ड मोनार्क थे। अब जैसे कोई भी मोनार्की में होता है कि जो एलिट्स थे वो बहुत खुश थे, ठीक है, तेहरान का जो एलिट, रिच एलिट है, मशहद में जो बड़े शहरों में एलिट है। बट 1979 के रेवोल्यूशन के बाद जो नई सरकार आई, जो नया निजाम आया, वो जो गरीब और गांव के लोगों थे उनसे जुड़ने का उसने शुरू किया, कि उनको सपोर्ट करने का। तो जो आपकी जो असल पॉपुलेशन है, जो छोटे शहरों में, गांव देहात में, जहां से सारे आर्मी में रिक्रूट्स होते हैं और पूरा होता है, तो वो हैं आप। कुछ 1-2% के एलिट जो इमिग्रेट करके यूएस में जा रहे हैं, ठीक है, उनको एक सर्टेन टाइप ऑफ लाइफ स्टाइल चाहिए, या वट एवर, तो उन 1% की वजह से ट्रम्प उनका 1% लेकर के, आप वो 1% का एक विजन लेके आप 99% पे इम्पोज नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। और मतलब शायद जो इम्पॉसिबल है ट्रम्प के रेजिम चेंज। मैं एडवाइजर है, जल्दी से जॉन का रुख कर लेता हूं। तेहरान में क्या डेटा है इस वक्त इसराइल और यूएस बेसिस को लेकर, या फिर यूएस को लेकर क्या डेटा आपके ऑफिशियल्स या न्यूज चैनल्स में चलाए जा रहे हैं? कितना नुकसान उनको अभी तक? देखिए 1500 से ज्यादा कैजुअलिटीज यहाँ पे हो चुकी हैं मेरी मालूमात के मुताबिक। आपको ईरान के ऑफिशियल अंदर? नंबर्स भी सामने आ जाएंगे जब वो टैली होंगे। हाँ। उसके अलावा जो जो भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तो डिटेल्स मैंने आपको बता दी। 120 से ज्यादा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डैमेज किया गया है। 22 हॉस्पिटल्स इंक्लूडिंग रेड क्रिसेंट सोसाइटीज, रेस्क्यू टीम्स, इंक्लूडिंग वन स्टेडियम, इंक्लूडिंग मेट्रो स्टेशन, इंक्लूडिंग स्क्वायर्स, आजादी स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल, और फिरदौसी स्क्वायर। देखिए वहाँ ये जो आपने बात की विवेक, उसको मैं जरा एड्रेस करूं। ये पहले हालात सही नहीं थे। 1979 की रेवोल्यूशन आई इसलिए क्योंकि जो इंस्टॉल किया हुआ था रजा शाह पहलवी को 1953 में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक को, थ्रू मैन्युफैक्चर्ड प्रोपागेंडा एंड मैन्युफैक्चर्ड रिजीम चेंज, जो बीबीसी ने भी बाद में, डेविड बॉल ने भी आर्टिकल लिखा और बीबीसी ने भी कबूल किया कि वो सीआईए के लिए प्रोपागेंडा कर रहे थे उस वक्त। तो सेम सिचुएशन उस वक्त भी क्रिएट की गई कि आवाम जो है वो साथ नहीं है, खुश नहीं है, शाह को लेके आओ। लेके आए शाह को लात मार के यहाँ से बाहर निकाला 1979 में। So the reason why the revolution happened in the first place was because people don't like the Shah, and this sentiment being created by the United States that Shah is some holy figure in within the Iranian population is absolutely false. 2 से 5% का मार्जिन हर आवाम के अंदर होता है कि वो सेंटिमेंट्स उनके मुल्क के ही खिलाफ होते हैं, लेकिन इसकी बेसिस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि पूरे लोग खिलाफ है। ऑल्दो लोगों को गवर्नमेंट के साथ डिफरेंसेस होंगे ईरान के अंदर, नो डाउट, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आयतुल्लाह खामनेई के खिलाफ हो, या वो फॉर एग्जाम्पल मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट के खिलाफ हो, या खामेनेई के इस्लामिक मारे सिस्टम जाने के के खिलाफ। बाद क्या सेंटिमेंट है अभी ईरान के अंदर? देखिए खामनेई साहब की जो शहादत है उसके बाद जो सेंटिमेंट्स लोग के है वो ये है कि उनको आंखों के अंदर खून आया हुआ है और वो बदला लेने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये जो डाइपर फोर्स, स्पेशल डाइपर फोर्सेस को भेजने की बात हो रही है ईरान के अंदर, यहाँ पे लोग वेट कर रहे हैं कि ये जो यूएस की और इसराइल की जो एप्स्टीन की फोर्सेस हैं वो यहाँ पे आए, ताकि ये जो एसी में रहने वाले और बर्गर किंग खाने वाले जो सिपाही हैं वो यहाँ पे आके उनको पता चले कि एग्जैक्टली ईरानी अवाम क्या करती है। और इनके अपने सोल्जर नहीं आ पा रहे, मतलब उनको खुद नहीं आना। जेरल्ड आर फोर्ड के अंदर टॉयलेट्स के अंदर टी शर्टें डाल डाल के उसको चोक करके बोला कि भाई हमें घर भेजो। तो यहाँ पे आवाम को अच्छी तरीके से पता है कि अगर कोई भी आता है तो दे नीड टू, उनको दे आर लुकिंग फॉर रिवेंज एंड दे विल टेक रिवेंज एज फार एज पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल, डजंट मैटर हु इट इज। तो आईआरजीसी कौन लीड कर रहा है अभी? मुश्तबा खामनेई लीड कर रहे हैं, सुप्रीम लीडर मुश्तबा ही हैं आपके? अभी सुप्रीम लीडर मुश्तबा नहीं है, अभी तक मैं क्लैरिफाई कर दूं। कोई इजरायली मीडिया इस चीज को जो है वो जाहिर है फैला रहा है, अभी तक कोई फॉर श्योर जो है वो अनाउंसमेंट नहीं हुई है। कह रहे हैं कि उनका नाम भी आया है एंड मे बी ही विल बिकम द सुप्रीम लीडर बिकॉज ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अमंगस्ट ऑल द कैंडिडेट्स। 3 कैंडिडेट्स की बात हो रही है, एक है आयतुल्लाह आरिफी, अली रजा आरिफी, दूसरे हैं आयतुल्लाह बाकरी, तीसरे हैं ये मुश्तबा खामनेई। इन तीनों में से कोई भी आ सकता है, बट ओनली टाइम विल टेल। जब ये डिलिब्रेशंस होके सामने आएंगी, फैसला जल्द सामने आ जाएगा बाय द वे। तो जब ये सामने आएगा, और प्रोबेबिलिटी इसी की है कि मुश्तबा खामनेई आए, लेकिन
वहां से जो बात पहले से हो रही है दैट आई थिंक इज प्री मैच्योर, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पहले से एक चलती हुई गाड़ी के ऊपर चल जाए और कल को अगर मुस्तफा खामनेई आ गए तो बोलेंगे हाँ देखा हमने कहा था मुस्तफा खामनेई आएंगे। वैसे ही जैसे रशिया आयतुल्ला खामनेई के रशिया जाने वाली बात इन्होंने की थी, झूठी थी, बंकर वाली बात झूठी थी, तो ये तुक्के लगाते रहते हैं अपनी तरफ से, जो रन जो है वो मतलब खेलते एक रहते हैं कि कहीं नैरेटिव वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर भी, मीडिया प्रोपेगेंडा भी चला जा रहा है इस वक्त इट्स फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर तेहरान के खिलाफ। चलिए मैं आपसे Yes. चाहूंगा कि आप हमारे शो में लगातार जुड़ें जिससे कि हम हिंदुस्तानियों को बता सके कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और तेहरान की सिचुएशन क्या है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जॉन, हमारे साथ आप जुड़े, और जैनी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और सजाद जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तेहरान से आपने लाइव रिपोर्टिंग इस वक्त सुनी, ईरान में क्या सिचुएशन है आपको पता चल गया। अभी वहां कोई सुप्रीम लीडर नहीं है, हालांकि 2-3 नाम रेस में चल रहे हैं, यानी कि सबसे ताजा और लेटेस्ट अपडेट डायरेक्ट तेहरान सिर्फ है इंडिया डेली पर। देखते रहे इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।